फाइनली दोस्तों हम सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और रेबल मून का पार्ट 2 एक तरह से हमें देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स द्वारा इसे आज रिलीज़ किया गया है और उसकी IMDb रेटिंग 6.6 की है। और पिछला जो एक तरह से पार्ट था उसी के साथ इसके दूसरे पार्ट को बना लिया गया था। और इस सीरीज़ के बारे में आज सारी कुछ यानी एक तरह से मूवी के बारे में सारी कुछ जानकारी बताने वाले हैं। पहले इसे सीरीज़ के अंदर बनाया गया था लेकिन फिर इसे मूवी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी वजह से इसके दोनों पार्ट बहुत जल्द हमें देखने को मिले हैं। दोनों पार्ट के अंदर 2 से 3 महीने का मिनिमम गैप है और ये हमें आज के दिन देखने को मिला है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में, इसके दूसरे पार्ट के बारे में सारी कुछ जानकारी बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। रिबेल मून भाग 2 द स्कारगिवर एक 2024 अमेरिकी महाकाव्य अंतरिक्ष ओपेरा फिल्म है जिसका निर्देशन जैक स्नाइडर ने किया है, जिसकी पटकथा उन्होंने कर्ट जॉनस्टेड और शे हेयटन के साथ लिखी थी, जो स्नाइडर की कल्पना की गई कहानी पर आधारित है। 3, 4, 5, 6 यह रिबेल मून पार्ट 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर 2023 का सीधा सीक्वल है और 2 भाग की गाथा का दूसरा भाग है। यह फिल्म वेल्ट के चंद्रमा पर आधारित है, जहां कोरा और योद्धाओं का दल किसानों को मदरवर्ल्ड के खिलाफ अपने घर की रक्षा करने और लड़ने में मदद करने का साहस करता है। सोफिया बोटेला, जिमोन हॉन्सॉ, एड स्केरिन, माइकल हुइसमैन, डोना बे, रे फिशर, स्टाज नायर, फ्राफी, एलिस डफी, चार्लोट मैगी, स्टुअर्ट मार्टिन, कैरी एल्वेस और एंथनी हॉपकिंस ने पार्ट 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर में अपनी भूमिकाएं दोहराईं। रिबेल मून भाग 2 द स्कारगिवर 12 अप्रैल 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और नेटफ्लिक्स द्वारा 19 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज के बाद एक R-रेटेड विस्तारित कट रिलीज के लिए निर्धारित है। प्रारंभिक रिहाई 7 कथानक कोरा और बचे हुए योद्धा मदरवर्ल्ड के खिलाफ अपने नए होमवर्ल्ड वेल्ट से लड़ने और उसकी रक्षा करने की तैयारी करते हैं। कास्ट करें। कोरा आर्थेलेस के रूप में सोफिया बुटेला, एक पूर्व इंपीरियम सैनिक जो मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए आकाशगंगा के पार से योद्धाओं को इकट्ठा करता है। टाइटस के रूप में जिमोन हॉन्सॉ, इंपीरियम के एक पूर्व जनरल को मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए भर्ती किया गया था। एटिकस नोबल के रूप में एड स्क्रेन, एक एडमिरल और बालिसारियस का दाहिना हाथ, साम्राज्य द्वारा पुनर्जीवित होने से पहले उसे कोरा ने मार डाला था। गुन्नार के रूप में माइकल हुइसमैन, कोरा की प्रेमिका और एक किसान जो अपने होमवर्ल्ड वेल्ट की रक्षा के प्रयासों में उसके साथ शामिल होता है। डोना बे नेमसिस, एक साइबर तलवारबाज के रूप में। डेरियन ब्लडैक्स के रूप में रे फिशर, एक योद्धा और देवरा का भाई जिसे कोरा ने भर्ती किया था। तारक के रूप में स्टाज नायर, एक रईस से लोहार बना जो प्रकृति के जानवरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता रखता है। रीजेंट बालिसारियस के रूप में फ्राफी, एक अत्याचारी और कोरा के दत्तक पिता जिन्होंने मदरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया। मिलियस के रूप में एलिस डफी, एक विद्रोही सेनानी है जिसे डेरियन की कमान के तहत भर्ती किया गया था। 2 यांत्रिक शूरवीरों की दौड़ के अंतिम सद से जिमी की आवाज के रूप में एंथनी हॉपकिंस। 8 जिमी के सेट पर बॉडीडबल के रूप में डस्टिन सीथमर। कैसियस, नोबल की टीम के योद्धा के रूप में अल्फोंसो हेरेरा। डेन के रूप में स्टुअर्ट मार्टिन, एक स्थानीय किसान और शिकारी। राजा के रूप में कैरी एल्वेस। रानी के रूप में रियान रीस। सैम के रूप में चार्लोट मैगी, एक खेत की लड़की जो अपने गांव में आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति का गर्मजोशी से स्वागत करती है। 9, 10 उत्पादन विकास रिबेल मून अकीरा कुरोसावा, स्टार वार्स फिल्मों और हेवी मेटल पत्रिकाओं के कार्यों से प्रेरित है। 11 जॉनस्टेड और स्नाइडर ने पहली बार 1997 में फिल्म बनाने के बारे में बात करना शुरू किया। 12 इस परियोजना का विकास एक स्टार वार्स फिल्म के रूप में शुरू हुआ जिसे स्नाइडर ने लुकास फिल्म के लिए पेश किया था 2012 में लुकास फिल्म की वॉल्ट डिज्नी कंपनी को बिक्री के तुरंत बाद। यह पिच को स्टार वार्स ब्रह्मांड पर अधिक परिपक्व रूप देना था। 13 भाग 2 को कैलिफोर्निया राज्य से राज्य में उत्पादन पर $83 मिलियन से अधिक खर्च करने के लिए $16.6 मिलियन से अधिक टैक्स क्रेडिट प्राप्त हुआ। 14 पोस्ट प्रोडक्शन अगस्त 2023 में गेम्सकॉम द्वारा जारी किए गए टीजर ट्रेलरों के अनुसार 2 भागों के शीर्षक भाग 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर और भाग 2 द स्कारगिवर बताए गए थे। 15-16 मार्च 2024 में आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया था। 17
संगीत। संगीतकार टॉम होल्केनबोर्ग भाग 2 द स्कारगिवर के लिए संगीत रचना करने के लिए वापस आ गए हैं, जिन्होंने भाग 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर के लिए संगीतकार के रूप में काम किया था। मार्च 2024 में यह घोषणा की गई थी कि रिबेल मून ब्रह्मांड के पात्रों के आधार पर सॉन्ग्स ऑफ द रिबेलियन नामक एक ट्रैक सूची जारी की जाएगी। इसमें जेसी रेज, टोकिस्चा, टैनी, एस्पा, टोकिमोनस्टा, ब्लैक कॉफी और कोडहेल सहित कई कलाकार शामिल हैं। इसे 5 अप्रैल 2024 को रिलीज किया गया था। 18 रिलीज। रिबेल मून भाग 2 द स्कारगिवर को 12 अप्रैल 2024 को एक सप्ताह के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और नेटफ्लिक्स द्वारा 19 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। 19 भविष्य। अप्रैल 2024 में सहलेखक कर्ट जॉनस्टेड ने घोषणा की कि हालांकि मूल योजनाएं फिल्मों की एक त्रयी के लिए थीं, वर्तमान में कुल 6 फिल्में विकास में हैं। लेखक ने कहा कि पहले 4 की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है, जबकि स्नाइडर अन्य कहानियों पर काम करना जारी रखता है, यह समझाते हुए कि प्रत्येक किस्त की कहानियों को 2 भागों में विस्तारित किया गया है। जिमोन गैस्टन हौसौ बटा DAMNUNSU बटा JYMNON सु 1 फ्रेंच DIM जन्म 24 अप्रैल 1964 2 एक बेनिनीस में जन्मे अभिनेता हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संगीत वीडियो से की और फिल्म विदाउट यू आई एम नथिंग 1990 से अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्हें स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म अमिस्ताद 1997 में सिंक्वे की भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। इन अमेरिका 2002 और ब्लड डायमंड 2006 में उनके प्रदर्शन के लिए होंसो को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014, कैप्टन मार्वल 2019 और व्हाट इफ में कोराथ द परसुअर का किरदार निभाया है। 2021 डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में वह एक्वामैन 2018 में मछुआरे राजा के रूप में और शाज़म में जादूगर शाज़म के रूप में दिखाई देते हैं। 2019 ब्लैक एडम 2022 और शाज़म देवताओं का रोष 2023। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में स्टारगेट 1994, ग्लेडिएटर 2000, कॉन्स्टेंटाइन द आइलैंड दोनों 2005, स्पेशल फोर्सेज 2011, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 2014, फ्यूरियस 7 2015, द लीजेंड ऑफ टार्जन शामिल है। 2016 ए क्वाइट प्लेस पार्ट 2 2021, ग्रैंड टूरिस्मो और रिबेल मून पार्ट 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर दोनों 2023। हौसो ने अपने निर्देशन की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन सर्च ऑफ वुडू रूट्स टू हेवन 2018 से की। प्रारंभिक जीवन। हाउसो का जन्म कोटोनोऊ, बेनिन में अल्बर्टाइन और पियरे हाउसो के घर हुआ था। 3 वह 12 साल की उम्र में अपने भाई एडमंड के साथ फ्रांस के लियोन में आकर बस गए। वहां पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और कुछ समय के लिए बेघर हो गए। एक फोटोग्राफर से अचानक हुई मुलाकात के बाद फैशन डिजाइनर थियरी मुगलर से परिचय हुआ, जिन्होंने हौसो को मॉडलिंग करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 1987 में वह एक मॉडल बन गए और पेरिस में अपना करियर स्थापित किया। वह 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। जाचरी एडवर्ड स्नाइडर जन्म 1 मार्च 1966, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत 2004 में डॉन ऑफ द डेड से की, जो 1978 में इसी नाम की हॉरर फिल्म की रीमेक थी। तब से उन्होंने कई कॉमिक बुक और सुपरहीरो फिल्मों का निर्देशन या निर्माण किया है, जिनमें 300 2006 और वॉचमैन 2009 शामिल हैं। साथ ही सुपरमैन फिल्म जिसने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स मैन ऑफ स्टील 2013 की शुरुआत की और इसके फॉलोअप बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस 2016 और जस्टिस लीग 2017, साथ ही जस्टिस लीग के निर्देशक का कट, जिसे बाद में 2021 में रिलीज किया गया था। उन्होंने कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म लीजेंड ऑफ द गार्डियंस का भी निर्देशन किया। द ओवल्स ऑफ गाहुल 2010, मनोवैज्ञानिक एक्शन फिल्म सकर पंच 2011, जॉम्बी हीस्ट फिल्म आर्मी ऑफ द डेड 2021 और टू पार्टर स्पेस ओपेरा फिल्में रिबेल मून 2023 और रिबेल मून भाग 2 द स्कारगिवर 2024। 2004 में
उन्होंने अपनी पत्नी डेबोरा स्नाइडर और प्रोड्यूसर पार्टनर वेस्ले कॉलर के साथ प्रोडक्शन कंपनी द स्टोन क्वारी, जिसे पहले क्रूएल एंड यूनिवर्सल फिल्म्स के नाम से जाना जाता था, की स्थापना की। प्रारंभिक जीवन। जाचरी एडवर्ड स्नाइडर का जन्म ग्रीन बे, विस्कॉन्सिन में हुआ था और उनका पालनपोषण रिवरसाइड, कनेक्टिकट में हुआ था। उनकी मां, मार्शा मैनली नी रीव्स, मृत्यु 2010, 2 डेक्रॉफ्ट स्कूल में एक चित्रकार और फोटोग्राफी शिक्षिका थीं, जिसमें स्नाइडर ने बाद में भाग लिया। उनके पिता, चार्ल्स एडवर्ड एड स्नाइडर, एक कार्यकारी भर्तीकर्ता के रूप में काम करते थे। 3, 4, 5 मार्शा ने हमेशा अपने बेटे के कलात्मक पक्ष का पोषण किया, उसके लिए उसका पहला फिल्म कैमरा खरीदा। वह ग्रीनविच, कनेक्टिकट में पले बढ़े। 6 उनकी एक बड़ी बहन, ऑड्रे है, और उनका पालनपोषण एक ईसाई वैज्ञानिक के रूप में हुआ। 7 उनका एक भाई सैम भी था, जिसकी मृत्यु तब हो गई जब स्नाइडर किशोर थे। 8 स्नाइडर ने एक बच्चे के रूप में गर्मियों के महीनों के दौरान हैरिसन, मेन में कैंप पोवाटोना में भाग लिया। स्नाइडर ने हाई स्कूल के एक साल बाद इंग्लैंड के हीदरली स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में पेंटिंग का अध्ययन किया, हालांकि उन्होंने पहले ही फिल्म निर्माण शुरू कर दिया था। 9 हाई स्कूल में स्नाइडर अपने डिस्लेक्सिया के कारण संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने वहां अपनी पहली फिल्म उस कैमरे से बनाई जो उनकी मां ने उनके लिए खरीदा था। इसका उपयोग उन्होंने अपने स्कूल के प्रशासन के बारे में एक अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए किया, जिसके कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। 6 इसके बाद स्नाइडर ने पासाडेना, कैलिफोर्निया में आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन में दाखिला लिया। 9 उन्होंने 1989 में फिल्म में बीएफए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10 स्नाइडर की पहली फिल्म डॉन ऑफ द डेड के प्रोडक्शन नोट्स में स्नाइडर को अपनी युवावस्था में एक कॉमिक बुक और हॉरर फिल्म उत्साही के रूप में वर्णित किया गया है। 11 कैरियर। मैन ऑफ स्टील के सिडनी प्रीमियर में स्नाइडर ने हॉरर फिल्म डॉन ऑफ द डेड 2004 के रीमेक के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और लेखक कलाकार फ्रैंक मिलर की डार्क हॉर्स कॉमिक्स मिनी सीरीज पर आधारित फंतासी युद्ध फिल्म 300 2006 के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। एक ही नाम का उनकी वार्नर ब्रदर्स की फिल्म वॉचमैन 6 मार्च 2009 को रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में $185 मिलियन की कमाई की। उनका अनुवर्ती प्रोजेक्ट एनिमेशन डेब्यू लीजेंड ऑफ द गार्जियंस द ओवल्स ऑफ काहुल 24 सितंबर 2010 को रिलीज हुआ था। स्नाइडर ने सकर पंच का निर्माण, सहलेखन और निर्देशन किया, 12 जो 25 मार्च को रिलीज हुई थी। 2011 स्नाइडर और स्टीव शिबुया द्वारा लिखित पटकथा पर आधारित यह फिल्म एक मानसिक अस्पताल में एक युवा महिला के बारे में थी जो अपने साथी कैदियों के साथ भागने की कल्पना करती है। उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के लिए 2013 के मैन ऑफ स्टील का निर्देशन किया, जो सुपरमैन फ्रैंचाइज का रीबूट और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCU के लिए जंपस्टार्ट था, और 300 राइज ऑफ एन एम्पायर 2014 के प्रीक्वल सीक्वल का निर्माण किया। कॉमिक कॉन 2013 के दौरान स्नाइडर ने घोषणा की कि बैटमैन और सुपरमैन 2016 में रिलीज बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में स्क्रीन साझा करेंगे। स्नाइडर ने निर्देशन किया, कैविल ने सुपरमैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और बेन एफ्लेक ने बैटमैन की भूमिका निभाई। 13 स्नाइडर ने वार्नर ब्रदर्स का निर्देशन किया 2017 जस्टिस लीग, लेकिन वह अपनी बेटी ऑटम स्नाइडर की मौत से निपटने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान बाहर हो गए। 14-15 उनकी जगह जॉस वेहडन को लिया गया। साइन किया है। स्नाइडर ने अपने साथी और पत्नी डेबोरा स्नाइडर के साथ अपनी नई रीब्रांडेड प्रोडक्शन कंपनी द स्टोन क्वारी के माध्यम से फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया। 16 नेटफ्लिक्स के साथ उनका समझौता तब से कई आर्मी ऑफ द डेड परियोजनाओं में विस्तारित हो गया है। आर्मी ऑफ थीव्स 2021 में रिलीज होने वाला एक प्रीक्वल और प्लैनेट ऑफ द डेड एक सीक्वल बनाया जाएगा। 20 मई 2020 को स्नाइडर ने घोषणा की कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग 2021 में स्ट्रीमिंग सेवा HBO मैक्स पर रिलीज होगी। 18 फिल्म 18 मार्च 2021 को रिलीज हुई थी। जुलाई 2021 में स्नाइडर को आधिकारिक तौर पर नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म रिबेल मून विकसित करने की घोषणा की गई थी। यह स्टार वार्स और अकीरा कुरोसावा की फिल्मों से प्रेरित था। 19 फिल्मांकन अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और उस वर्ष नवंबर तक चला। इस परियोजना को 2 भाग वाली फिल्म के रूप में विकसित किया गया। 2021 भविष्य और संभावित परियोजनाएं।
स्नाइडर नेटफ्लिक्स के लिए नॉर्स पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक एनीमे शैली की वेब श्रृंखला ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स का निर्माण करेगा। 22 स्नाइडर एक किंग आर्थर फिल्म भी विकसित कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक वफादार रिटेलिंग होगी। 23 यह अमेरिकी गोल्ड रश युग के दौरान स्थापित किया जाएगा। 24 रिबेल मून के बाद स्नाइडर आर्मी ऑफ द डेड की अगली कड़ी प्लैनेट ऑफ द डेड का निर्देशन करने के लिए लौटेंगे। 25 उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर भी हस्ताक्षर किए। 26 स्नाइडर 2011 से 2 युद्ध फोटोग्राफरों के बारे में एक फिल्म हॉर्स लैटिट्यूड्स विकसित कर रहे हैं, हालांकि नेटफ्लिक्स में काम करने के दौरान यह प्रोजेक्ट रुका हुआ है। 27 द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ नवंबर 2023 में एक साक्षात्कार में स्नाइडर ने कहा कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम के साथ डीसीयू निरंतरता के निष्कर्ष के आलोक में अब उन्हें सुपरहीरो कॉमिक बुक रूपांतरण से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह केवल डीसी यूनिवर्स के लिए लौटने पर विचार करेंगे यदि जेम्स गन ने उन्हें मिलर की द डार्क नाइट रिटर्न्स कॉमिक बुक के एक वफादार रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए वापस आमंत्रित किया। 6 फिल्म निर्माण शैली स्नाइडर अक्सर अपनी फिल्मों में लड़ाई के दृश्यों के अंदर और बाहर धीमी गति, विशेष रूप से स्पीड रैंपिंग की तकनीक का उपयोग करते हैं, जो अन्य निर्देशकों से भिन्न होता है जो लड़ाई के दौरान कई कट और क्लोजअप बनाते हैं। 300 में से 1 मिनट लंबे शॉट में राजा लियोनिडास को अपने दुश्मनों को मारते हुए दिखाया गया है। कैमरा लियोनिडास द्वारा की गई प्रत्येक हत्या और चाल पर जोर देने के लिए जूम इन और जूम इन करता है। 28 स्नाइडर ने कहा, ऐसी अन्य सुपरहीरो फिल्में हैं जहां वे इस बारे में मजाक करते हैं कि मूल रूप से किसी को चोट नहीं पहुंच रही है। वह हम नहीं हैं। वह संदेश क्या है? यह ठीक है कि किसी के लिए शून्य परिणाम के साथ इतना बड़ा विनाश हुआ है। वॉचमैन काफी हद तक इसी बारे में था। वहाँ भी एक दृश्य था, वह दृश्य जहां डैन और लॉरी अपराधियों की पिटाई करते हैं। मैं पहले व्यक्ति की तरह था। मैं दिखाना चाहता हूं कि उसका हाथ टूट गया है, चाहता हूं कि यह साफ हो। मैं चाहता हूं कि आप जाएं। हे भगवान, मुझे लगता है कि आप सही हैं। अगर आप किसी गली में किसी आदमी को पीटते हैं तो वह सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ा रहेगा। 29 नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन आर्मी ऑफ द डेड स्नाइडर के लिए एक विशेष परियोजना थी क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के छायाकार के रूप में काम किया था, साथ ही यह डिजिटल रूप से शूट की गई उनकी पहली फिल्म थी। 30 स्वागत स्नाइडर को आधुनिक सिनेमा के सबसे ध्रुवीकरण करने वाले निर्देशकों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। 31-32 इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने लिखा है कि स्नाइडर का अकेला नाम हजारों गुस्से वाले ट्वीट लॉन्च करने के लिए पर्याप्त है और उनके काम के बारे में सबसे भावुक लेखन विशेष रूप से इस तरह की वेबसाइटों के टिप्पणी अनुभागों में पाया जाता है। स्नाइडर के आलोचक वास्तव में प्रतीत होते हैं उससे नफरत करने के लिए और स्नाइडर के प्रशंसक वास्तव में उसके आलोचकों से नफरत करते हैं। क्या स्नाइडर एक मास्टर या हैक है? एक गलत समझा गया मिथक निर्माता या मूवी कैमरे वाला एक मूर्ख? 31 फिल्म समीक्षक आर्मंड व्हाइट ने स्नाइडर को 2010 के 4 सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। 33 निर्देशक जेम्स कैमरून ने स्नाइडर की प्रशंसा करते हुए उन्हें ऐसे फिल्म निर्माताओं में से एक बताया जिन्होंने अपनी खुद की सिनेमाई भाषा बनाई। शे हेयटन जन्म मार्च 1993/1994 एक अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता हैं। उन्हें जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम 2019, आर्मी ऑफ द डेड, आर्मी ऑफ थीव्स दोनों 2021, जॉन विक चैप्टर 4 और रिबेल मून दोनों 2023 पर उनके काम के लिए जाना जाता है। 2 प्रारंभिक जीवन हेयटन का जन्म ओकलैंड कैलिफोर्निया में हुआ था। उन्होंने 2012 में मॉस्को हाई स्कूल और 2016 में लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3 कैरियर स्नातक होने के बाद हेयटन ने एक प्रशिक्षु के रूप में और फिर टीम डाउनी में लेखन सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वहां रहते हुए उन्होंने अपनी पहली विशिष्ट स्क्रिप्ट लिखी जिसका शीर्षक था मैक्सिमम किंग, जो स्टीफन किंग पर उनकी एकमात्र निर्देशित फीचर फिल्म मैक्सिमम ओवरड्राइव के निर्माण के दौरान केंद्रित है। बाद में स्क्रिप्ट को 2016 की ब्लैक लिस्ट में वोट दिया गया। उन्होंने बैलेरिना शीर्षक से स्पेक पर एक और स्क्रिप्ट लिखी जिसे 2017 में जॉन विक प्रोडक्शन कंपनी थंडर रोड फिल्म्स द्वारा निर्मित करने के लिए लायंसगेट द्वारा खरीदा गया था। 3-4 हेयटन ने बैलेरिना के लहजे को श्रेय दिया जिसके कारण उन्हें जॉन विक
अध्याय 3, पैराबेलम लेखन टीम और बाद में जॉन विक, अध्याय 4 में लाया गया। 5. एयरटन ने कई स्क्रिप्ट भी लिखीं, जिन्हें जैक स्नाइडर 2021 नेटफ्लिक्स फिल्मों आर्मी ऑफ द डेड और इसके प्रीक्वल आर्मी ऑफ थीव्स से शुरू करेंगे। 6. इसके बाद दोपक्षीय महाकाव्य अंतरिक्ष ओपेरा रेबेल मून, पार्ट 1, ए चाइल्ड ऑफ अग्नि और उसका अनुवर्ती, विद्रोही चंद्रमा, भाग 2, द स्कारगिवर। 7. 8. टेलीविजन के लिए उन्होंने फ्यूचर, कल्ट क्लासिक, एक व्यंग्यपूर्ण टेलीविजन श्रृंखला, 9 और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के लिए पायलट एपिसोड लिखे, जिसके लिए उन्हें कार्यकारी निर्माता का श्रेय भी मिला। 10. डेबोरा स्नाइडर, नी जॉनसन, जन्म 13 मार्च 1969, एक फीचर फिल्मों और टेलीविजन विज्ञापनों के एक अमेरिकी निर्माता हैं। उन्होंने फिल्म निर्माता जैक स्नाइडर से शादी की है और उन्होंने वॉचमैन और 300 जैसी फिल्मों में उनके लगातार निर्माता भागीदार के रूप में काम किया है। वह प्रोडक्शन कंपनी द स्टोन क्वारी की सहसंस्थापक हैं। व्यक्तिगत जीवन। डेबोरा स्नाइडर ने फिल्म निर्माता जैक स्नाइडर से शादी की है। इस जोड़े की पहली मुलाकात 1996 में हुई और 25 सितंबर 2004 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के सेंट बार्थोलोम्यू एपिस्कोपल चर्च में शादी हो गई। 1. वे वर्तमान में पासाडेना, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 2. उन्होंने एक साथ 2 बच्चों को गोद लिया है और स्नाइडर अपने पिछले संबंधों से 6 बच्चों की सौतेली मां है। 3. 4. उन्होंने 1991 में इथाका कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5. कैरियर। फिल्म निर्माता के रूप में अपने करियर से पहले स्नाइडर ने न्यूयॉर्क विज्ञापन एजेंसी बैकर स्पीलवोगेल बेट्स में काम किया था। 1996 में उन्होंने रीबॉक के लिए एक विज्ञापन का निर्देशन करने के लिए जैक स्नाइडर को काम पर रखा, इस उम्मीद में कि वह एक सिनेमाई एहसास वाला विज्ञापन तैयार कर सकें। 1. उस समय वह विज्ञापन के कला निर्देशक को डेट कर रही थी, जबकि जैक स्नाइडर शादीशुदा थे। 1. 1997 में स्नाइडर ने टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री टॉक टू मी, अमेरिकन्स इन कन्वर्सेशन के लिए निर्माता के रूप में काम किया। 6. 2002 में उन्होंने न्यूजीलैंड में सॉफ्ट एंड ड्राई डिओडोरेंट के विज्ञापन का निर्देशन करने के लिए जैक स्नाइडर को काम पर रखा। फिल्मांकन के अंत में इस जोड़े ने डेटिंग शुरू की। 1. 2004 में यह जोड़ी अपने निर्माता भागीदार वेस्ले कोलर के साथ क्रूएल और यूनिवर्सल फिल्म्स के सहसंस्थापक बन गए। 2007 में स्नाइडर ने जैक स्नाइडर की 2007 की फिल्म 300 के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो फ्रैंक मिलर के समान शीर्षक वाले ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण था। 1. उन्होंने 2009 में ग्राफिक उपन्यास वॉचमैन के फिल्म रूपांतरण का भी निर्माण किया। स्नाइडर ने 2010 की कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म लीजेंड ऑफ द गार्डियंस, द ओवल्स ऑफ गाहूल के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो कैथरीन लास्की द्वारा बच्चों की फंतासी किताबों की एक श्रृंखला गार्डियंस ऑफ गाहूल पर आधारित है। फिल्म सितंबर 2010 में रिलीज हुई थी। 7. स्नाइडर ने अगली बार सकर पंच का निर्माण किया, जो उनके पति द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित थी। यह पहली फिल्म थी जिसे सहनिर्माता के रूप में उनकी कंपनी क्रूएल और यूनिवर्सल फिल्म्स को श्रेय दिया गया था। सकर पंच 25 मार्च 2011 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। स्नाइडर ने क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस के साथ सुपरमैन रीबूट मैन ऑफ स्टील का निर्माण किया, जिसे जैक स्नाइडर ने निर्देशित किया। वह 1969 की फिल्म द इलस्ट्रेटेड मैन का रीमेक भी बनाएंगी, जिसमें जैक स्नाइडर निर्देशक के रूप में जुड़ेंगे। 8. वह हॉर्स लैटिट्यूड्स का भी निर्माण करेंगी, जिसे पहले द लास्ट फोटोग्राफ और द फाउंटेनहेड के नाम से जाना जाता था। यह एक तस्वीर के बारे में एक फिल्म है जो 2 पुरुषों को दक्षिण अमेरिका की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है और क्रमशः एन रैंड का एक उपन्यास रूपांतरण है। 9. 10. 29 जनवरी 2019 को जैक स्नाइडर ने घोषणा की कि उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए एक ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर आर्मी ऑफ द डेड के लिए साइन किया है। स्नाइडर ने अपने पति जैक स्नाइडर और प्रोड्यूसर पार्टनर वेस्ले कोलर के साथ अपनी नई रीब्रांडेड प्रोडक्शन कंपनी स्टोन क्वारी के माध्यम से सहनिर्माण किया। 11. न्यूमैन ने नेटफ्लिक्स के लिए विल स्मिथ बटा जोएल एडगर्टन स्टारर ब्राइट 2017, जेमी फॉक्स बटा जोसेफ गॉर्डन लेविट एक्शनर प्रोजेक्ट पावर 2020, क्रिस हेम्सवर्थ बटा माइल्स टेलर साइंसफाई फीचर स्पाइडरहेड 2022, 7 और का भी निर्माण किया। ओपियोइड महामारी सीमित श्रृंखला पेनकिलर 2023, 8 पीटर बर्ग द्वारा निर्देशित। न्यूमैन ने केविन हार्ट बटा वेस्ले स्नेप्स श्रृंखला ट्रू स्टोरी 2021, 9
भी बनाई और कुख्यात कोकीन तस्कर ग्रिसेल्डा ब्लैंको के जीवन पर आधारित सोफिया वेरगारा मिनी सीरीज ग्रिसेल्डा का सहनिर्माण किया। 10. न्यूमैन ने रिबेल मून 2023/2024 का भी निर्माण किया, जो जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित 2 भाग वाली अंतरिक्ष ओपेरा फिल्म थी। 11. 2023 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि न्यूमैन जीरो डे का सहनिर्माण और कार्यकारी निर्माण करेंगे, जो एक राजनीतिक थ्रिलर लघु श्रृंखला है जिसमें रॉबर्ट डी नीरो को एंजेला बैसेट, लिजी कैपलान, जेसी पेलेमंस और कोनी ब्रिटन के साथ उनकी पहली प्रमुख टेलीविजन भूमिका में दिखाया जाएगा। 12. न्यूमैन अमेरिकन प्राइमल का कार्यकारी निर्माण भी करेंगे, जो पीटर बर्ग द्वारा निर्देशित और टेलर किट्सच और बेट्टी गिल्पिन द्वारा अभिनीत एक आगामी पश्चिमी सीमित श्रृंखला है। 13. न्यूमैन अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ लॉस एंजिल्स में रहते हैं। सोफिया बुटेला, अरबी सोफियन बुअतला, जन्म 3 अप्रैल 1982, एक अल्जीरियाई अभिनेत्री, नर्तक और मॉडल है। 2, 3, 4, 5, 6 वह किंग्समैन, द सीक्रेट सर्विस 2014, स्टार ट्रेक बियॉन्ड 2016, द ममी 2017, रेबेल मून 2023 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं, और रिबेल मून भाग 2 द स्कारगिवर 2024। प्रारंभिक जीवन। सोफिया बुटेला का जन्म अल्जियर्स, अल्जीरिया के बाब एल ओएद जिले में हुआ था। 7. उनकी मां वास्तुकार और पिता जैज संगीतकार सफ़ी बुटेला थीं। 8. उनके भाई सेफ मनोरंजन उद्योग में एक दृश्य प्रभाव कलाकार के रूप में काम करते हैं। 9. 10. उनके उपनाम का अर्थ है पहाड़ों के लोग। 11. उनका पालनपोषण एक काफी धर्मनिरपेक्ष घराने में हुआ, जहां कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मकता विकसित होती थी। 11. बोटेला ने अपने बचपन को खुशहाल बताया। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे परिवार में जन्म लेने के लिए भाग्यशाली थीं जिसने मुझे खुद को अभिव्यक्त करने, खुद जैसा बनने और मेरी कल्पना और मेरे अंदर रहने वाले सभी प्रकार के रंगों को बाहर निकालने की अनुमति दी। दिल। 11. अपने परिवार के प्रोत्साहन से बुटेला ने 5 साल की उम्र में शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा शुरू की। 1992 में 10 साल की उम्र में उन्होंने अल्जीरियाई गृहयुद्ध के बीच अपने परिवार के साथ अल्जीरिया छोड़ दिया और फ्रांस चली गईं। 12. इसके तुरंत बाद उन्होंने लयबद्ध जिम्नास्टिक शुरू कर दिया और 18 साल की उम्र में फ्रांसीसी राष्ट्रीय टीम में शामिल हो गईं। 13, 14, 15 नृत्य कैरियर। पेरिस में पली बढ़ी बुटेला को नृत्य के कई अन्य रूपों से अवगत कराया गया, विशेष रूप से हिप हॉप और स्ट्रीट डांस, जिसने उन्हें बैले और जिम्नास्टिक की अधिक अनुशासित शैलियों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। 11. वह वागाबॉन्ड क्रू नामक एक समूह में शामिल हो गईं, जिसने 2006 में बैटल ऑफ द ईयर जीता, और चीनेस डीवी और एफ्रोडाइट्स नामक एक स्पिन-ऑफ समूह में भाग लिया। एक नर्तकी के रूप में उनकी सफलता 2007 में आई, जब उन्हें नाइकी महिलाओं के कीप अप अभियान के लिए जेमी किंग कोरियोग्राफी के लिए चुना गया, जो स्त्रीत्व और हिप हॉप के रोल मॉडल के रूप में काम कर रही थीं। 16, 11 यह उनके करियर के लिए एक बड़ा बढ़ावा था और इससे उन्हें मैडोना, कन्फेशन टूर और रिहाना जैसे सितारों के साथ अधिक काम करने का मौका मिला। 15, 16 अंग्रेजी सीखने में मदद के लिए वह मैडोना के साथ अपने काम को श्रेय देती है। 17 बोटेला ने माइकल जैक्सन दिस इज इट कॉन्सर्ट के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया, लेकिन मैडोना दौरे के विस्तार के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो सकीं, जिसकी तारीखें जैक्सन दौरे के साथ मेल खाती थीं। 18 वह फरवरी 2011 में माइकल जैक्सन के हॉलीवुड टुनाइट के संगीत वीडियो में मुख्य किरदार थीं। 19, 18 अभिनय करियर। सोफिया बोटेला 2017 17 साल की उम्र से बुटेला ने प्रसिद्ध स्पेनिश कोरियोग्राफर ब्लैंका ली के साथ रिहर्सल की। उन्होंने फिल्म और टेलीविजन शो के साथ साथ विज्ञापनों और संगीत कार्यक्रमों में नृत्य करना शुरू कर दिया। 15, 16 उन्होंने ड्रामा फिल्म स्ट्रीट डांस 2, 2012, 20 स्ट्रीट डांस 3D, 2010 की अगली कड़ी में मुख्य किरदार ईवा की भूमिका निभाई। 2014 में एक नर्तकी के रूप में 12 वर्षों के बाद बुटेला ने अभिनय में अपना करियर बनाया। 3 प्रारंभ में वह जानबूझकर मुख्य भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देने से बचती थीं, सहायक किरदार निभाने की इच्छा रखती थीं ताकि अधिक अनुभवी अभिनेताओं से सीख सकें। 3 2015 में वह अपनी पहली प्रमुख फिल्म किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस में दिखाई दीं, जिसने एक अभिनेत्री के रूप में उनके करियर की शुरुआत की। 21
एक साल बाद वह 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई स्टार ट्रेक बियॉन्ड में विदेशी योद्धा जेला के रूप में दिखाई दी। 22 2017 में उन्होंने डेविड लीच की फिल्म एटॉमिक ब्लोंड में एक फ्रांसीसी गुप्त एजेंट की भूमिका निभाई, जिसमें चार्लीज थेरॉन, जेम्स मैकएवॉय, जॉन गुरमैन और टोबी जोन्स भी थे। उसी वर्ष उन्होंने टॉम क्रूज, रसेल क्रो और एनाबेले वालिस के साथ द ममी में मुख्य किरदार निभाया। 2018 की शुरुआत में बुटेला की प्रोफाइल बढ़ी और वह अधिक केंद्रीय भूमिकाओं में दिखाई देने लगी। उस वर्ष वह गैस्पर नोए डार्क मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म क्लाइमेक्स में दिखाई दीं, HBO ड्रामा फिल्म फ़ारेनहाइट 451 में माइकल बी. जॉर्डन और माइकल शैनन के साथ अभिनय किया। 23 और निकट भविष्य के एक्शन क्राइम में फ्रांसीसी कॉन्ट्रैक्ट किलर नाइस की भूमिका निभाई। थ्रिलर होटल आर्टेमिस, जोडी फोस्टर, जेफ गोल्डब्लम और डेव बॉतिस्ता के साथ। अक्टूबर 2019 में उन्होंने अमेज़न प्राइम के मॉडर्न लव के पहले सीजन के एपिसोड 5 में अभिनय किया। नवंबर 2021 में बोटेला को नेटफ्लिक्स के लिए जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित विज्ञानफाई साहसिक फिल्म रेबेल मून में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। 24 2022 में रिलीज हुई सास रोग हीरोज में बोटेला ने मुख्य भूमिका निभाई। बोटेला ने कलात्मक प्रभावों के रूप में फ्रेड एस्टायर, जीन मिशेल बास्कियाट, डैनियल डेलुइस और बॉब फॉसे का हवाला दिया है। 25 बोटेला अभिनेत्री शिरीन बोटेला की चचेरी बहन है। हालांकि वह 10 साल की उम्र से ज्यादातर फ्रांस में रही है, बुटेला ने अपनी अल्जीरियाई जड़ों और पहचान से मजबूत संबंध बनाए रखा है। अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो मुझे प्रिय है, क्योंकि यह वह जगह है जहां से मैं हूं, जहां मेरा परिवार है, यह मेरा घर है। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत सांसारिक महसूस करता हूं, लेकिन जब आप इतने छोटे होते हैं तो ऐसी जगह छोड़ने से आपकी पहचान और एक जगह से जुड़े होने की भावना खत्म नहीं होती है। मुझे लगता है कि मुझे यात्रा करने की क्षमता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं कहीं भी जाने में निडर हूं, लेकिन मुझे घर की भावना याद आती है, जो मूल रूप से अल्जीरिया था। लेकिन मैं अल्जीरियाई महसूस करता हूं, मुझे अल्जीरियाई होने पर गर्व है और मैं जहां भी जाता हूं इसे अपने साथ रखता हूं। 11 मार्च 2014 से अक्टूबर 2018 तक बुटेला आयरिश अभिनेता रॉबर्ट शीहान के साथ रिश्ते में थीं। 2 अभिनय 2013 में फाइनल डिपकॉन ओपनिंग रिसेप्शन में हाउंसो 1989 और 1991 के बीच, हाउंसो पाउला अब्दुल के स्ट्रेट अप, जेनेट जैक्सन के लव विल नेवर डू विदाउट यू और मैडोना के एक्सप्रेस योरसेल्फ के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 6-7 वह एन वोग के संगीत वीडियो होल्ड ऑन में भी दिखाई देते हैं। हाउंसो का फिल्मी डेब्यू 1990 में सैंड्रा बर्नहार्ड की फिल्म विदाउट यू आई एम नथिंग से हुआ। बेवर्ली हिल्स 90210 और ईआर में उनकी टेलीविजन भूमिकाएं थीं और एलियास में अतिथि भूमिका थी। साइंस फिक्शन फिल्म स्टारगेट में उनकी बड़ी भूमिका थी। 2 हाउंसो को 1997 की स्टीवन स्पीलबर्ग फिल्म अमिस्ताद में सिंक्वे की भूमिका के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ और 2000 की फिल्म ग्लेडिएटर में जुबा के रूप में उन्हें और अधिक पहचान मिली। 2004 में उन्हें इन अमेरिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिससे वह ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले चौथे अफ्रीकी पुरुष बन गए। 2005 में उन्होंने इवान मैकग्रेगर और स्कारलेट जोहानसन के साथ फिल्म द आइलैंड में एक भाड़े के सैनिक की भूमिका निभाई। 2006 में उन्होंने ब्लड डायमंड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड पुरस्कार जीता और इस प्रदर्शन के लिए ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। 2-8 अविश्वसनीय स्रोत हाउंसो ने 2009 की साइंस फिक्शन फिल्म पुश में एजेंट हेनरी कार्वर की सहायक भूमिका निभाई थी। 2011 में उन्होंने फ्रांसीसी फिल्म फोर्सेस स्पेशल में एक फ्रांसीसी कमांडो के रूप में अभिनय किया। 10 निर्देशक टिम स्टोरी ने IGN को बताया कि अगर उन्होंने तीसरी फैंटास्टिक फोर फिल्म बनाई होती तो वे ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने के लिए हाउंसो को पसंद करते। 11 नवंबर 2008 में यह घोषणा की गई थी कि हाउंसो इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला में ब्लैक पैंथर की आवाज प्रदान करेगा। 12 उन्होंने बेंजामिन वॉकर और ब्रैडली कूपर के साथ जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के फिल्म संस्करण में अब्दिल की भूमिका निभाने के लिए साइन किया था, लेकिन फरवरी 2012 की शुरुआत में फिल्म को खत्म कर दिया गया था। 13 2013 में
वह पाओला पैटन के साथ कॉमेडी फिल्म बैगेज क्लेम में दिखाई दिए। उन्होंने 2014 में हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 में ड्रैगो ब्लोडफिस्ट को आवाज दी और मार्वल स्टूडियोज की फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कोराथ द परसुअर की भूमिका निभाई। 14-15 उन्होंने 2015 की 2 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई, सेवेंथ सन और फ्यूरियस 7 बाद वाली द फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज की 7वीं किस्त है। 16 फरवरी 2016 में यह बताया गया कि हाउसो टेलीविजन श्रृंखला वेवार्ड पाइंस के दूसरे सीजन में शामिल होंगे। 17 इसके अलावा 2016 में उन्होंने द लीजेंड ऑफ टार्जन में चीफ मबोंगा की भूमिका निभाई। 18 सत्यापन विफल 2018 में हाउसो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में शामिल हो गए। उन्होंने एक्वामैन में फिशरमैन किंग रिको को आवाज दी, एंड्रयू क्रॉफर्ड द्वारा कैप्चर किए गए चरित्र मोशन के साथ। इसके बाद उन्होंने शाज़म में जादूगर शाज़म के रूप में रॉन सेफस जोन्स की जगह ली। 2019 19-20 उन्होंने ब्लैक एडम 2022 और शाज़म में अपनी भूमिका दोहराई। देवताओं का रोष 2023 21-22 इसके अलावा 2019 में उन्होंने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म कैप्टन मार्वल में कोरथ के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और फिर एनिमेटेड श्रृंखला व्हाट इफ। नवंबर 2022 में यह घोषणा की गई कि होंसो ग्रैंड टूरिस्मो फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं, जिसमें गेरी हॉलीवेल उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही है। 23 मॉडलिंग 24 फरवरी 2007 को यह घोषणा की गई कि हाउसो नया केल्विन क्लेन अंडरवियर मॉडल होगा। उस समय उनका प्रतिनिधित्व लॉस एंजल्स के मॉडलिंग एजेंट उमर अल्बर्टो ने किया था। 24-25 अन्य कार्य 2010 में हाउसो को 2010 फीफा विश्व कप के लिए ESPN की 32 टीमें एक ड्रीम विज्ञापनों की श्रृंखला में कथावाचक के रूप में चित्रित किया गया था। उन्होंने 22 सितंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन में बात की थी। 1 दिसंबर 2009 को उन्होंने फ्रांसीसी मीडिया से कहा कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन में उनके योगदान के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 27 2018 में हाउसो ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन सर्च ऑफ वुडू रूट्स टू हेवन के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जो पश्चिम अफ्रीकी वोडुन के इतिहास, प्रकृति और धार्मिक प्रथाओं की जांच करती है। 28-29 डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 10 मार्च 2018 को मियामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 30 2024 में हाउसो ने दक्षिण अफ्रीकी रिकॉर्ड निर्माता और डीजे ब्लैक कॉफी के ओड टू एंसेस्टर्स गीत पर एक अतिथि प्रदर्शन किया था, जिसे जैक स्नाइडर की फिल्म श्रृंखला रिबेल मून पार्ट 2 से प्रेरित EP में शामिल किया गया था। 31 व्यक्तिगत जीवन 2007 में हाउसो ने मॉडल किमोरा ली सिमंस के साथ डेटिंग शुरू की। 32 2009 में सिमंस ने अपने बेटे को जन्म दिया। 33 हाउसो और सिमंस ने 2008 की गर्मियों में हाउसो के मूल स्थान बेनिन में उसके परिवार से मुलाकात की, जहां दोनों ने एक पारंपरिक प्रतिबद्धता समारोह में भाग लिया। वे पारंपरिक परिधानों में सजे हुए थे और हाउसो के परिवार की उपस्थिति में इस समारोह का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया गया था कि वे एक दूसरे के प्रति 100% समर्पित थे। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह समारोह शादी नहीं था। किमोरा ली सिमंस के शो किमोरा लाइफ इन द फैब लेन की शुरुआत में उन्हें उनके पति के रूप में पेश किया गया था। 34 हाउसो और सिमंस, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी कानूनी रूप से शादी नहीं की थी, ने नवंबर 2012 में अपने अलग होने की घोषणा की। एडवर्ड जॉर्ज स्क्रेन SKRAN1 जन्म 29 मार्च 1983 एक अंग्रेजी अभिनेता, फिल्म निर्माता और रैपर है। उन्हें सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म डेडपूल 2016 में खलनायक फ्रांसिस फ्रीमैन अजाक्स के रूप में पहचान मिली। उन्होंने द ट्रांसपोर्टर, रिफ्यूल्ड 2015, एलिटा, बैटल एंजेल 2019, मिडवे 2019 और रिबेल मून पार्ट 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर 2023 फिल्मों में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन एडवर्ड जॉर्ज स्क्रेन का जन्म 29 मार्च 1983 को लंदन के कैम्डेन बोरो में हुआ था और वे वहीं और लंदन के अन्य बोरो जैसे कि हारिंगी और इस्लिंगटन में पले बढ़े। उनके दादा दादी वियना से ऑस्ट्रियाई यहूदी शरणार्थी थे जो 1930 के दशक में नाजियों से बचने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। उनकी दादी किंडर ट्रांसपोर्ट पर आईं। 2, 3, 4, 5 उन्होंने फोर्टिसमेयर स्कूल में पढ़ाई की। 3
फिर ब्याम शॉ स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट पेंटिंग में बीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6. कैरियर संगीत 2004 में स्क्रेन ने रिकॉर्ड लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स के तहत एक 3 ट्रैक ईपी जारी किया। 2007 में उन्होंने अपना पहला एल्बम द ईट अप रिलीज किया। उन्होंने फॉरेन बेगर्स, एशियन डब फाउंडेशन, प्लान बी, डब्लेज और डॉक ब्राउन सहित कई कलाकारों के साथ सहयोग किया है। उस वर्ष बाद में स्क्रेन ने समूह स्टेट ऑफ माइंड के साथ एक सहयोगी ईपी प्रीएम्प्टिव नॉस्टेल्जिया जारी किया। 2009 में स्क्रेन ने रैपर डो सिंटेक्स के साथ मिलकर स्केरिंटेक्स नाम से सहयोगी एल्बम सीन स्टिलर्स लाया। 7. अभिनय स्क्रेन ने अपने अभिनय की शुरुआत प्लान बी की लघु फिल्म मिशेल से की। 8. स्क्रेन को उनकी पहली मुख्य भूमिका प्लान बी के इल मैनर्स में मिली। स्क्रेन ने टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे सीजन में डारियो नाहरिस की भूमिका निभाई। हालांकि सीरीज के चौथे सीजन में उनकी जगह डच अभिनेता माइकल हुइसमैन ने ले ली। स्क्रेन का कहना है कि शो छोड़ना उनकी पसंद नहीं थी। 9. 2014 में स्क्रेन को द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में जेसन स्टैथम की जगह मुख्य भूमिका में लिया गया था। हालांकि फिल्म की आलोचना की गई, लेकिन उनके अभिनय की प्रशंसा की गई। 10, 11, 12, 13, 2016 में स्क्रेन ने ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म डेडपूल में मुख्य खलनायक अजाक्स की भूमिका निभाई। 14, 15, 2017 में स्क्रेन ओशन विजडम के आई कॉन्टैक्ट संगीत वीडियो में बुरे आदमी की भूमिका निभाते हुए भी दिखाई दिए। 16, 2018 में स्क्रेन ने नताली डॉर्मर और स्टेसी मार्टिन के साथ मनोवैज्ञानिक बदला थ्रिलर इन डार्कनेस में अभिनय किया। प्रमुख फोटोग्राफी 2016 की शुरुआत में शुरू हुई। 17, वह हेलबॉय रीबूट में बेन डेमियो। 18, एक जापानी अमेरिकी चरित्र के रूप में अभिनय करने वाले थे। अपनी कास्टिंग पर विवाद के बाद स्क्रेन ने ट्विटर पर घोषणा की कि वह इस उम्मीद में भूमिका से हट रहे हैं कि उचित जातीयता के अभिनेता को कास्ट किया जाएगा। 19, 20, 21 8 नवंबर 2019 को उन्होंने रोलैंड एमेरिच की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिडवे में अभिनय किया, जिसमें मैंडी मूर, पैट्रिक विल्सन, ल्यूक इवांस, आरोन एकहार्ट, निक जोनास, डेनिस क्वेड और वुडी हैरेल्सन सहकलाकार थे। 22, 23, 24, 25, 26, 27 2022 में स्क्रेन ने आई यूज टू बी फेमस में विंस के रूप में अभिनय किया। 28, 29 द गार्जियन के लिए लिखते हुए लेस्ली फेलपेरे ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए। इसे मधुर स्वभाव वाला लेकिन पूर्वानुमानित कॉमेडी ड्रामा कहा। 30, 2023 में उन्होंने रिबेल मून पार्ट 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर में परपीड़क एडमिरल एटिकस नोबल की भूमिका निभाई। लेखन एवं निर्देशन स्क्रेन ने लघु ड्रामा फिल्म लिटिल रिवर रन 2020 लिखी और निर्देशित की, जो उनके इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से जारी की गई थी। 31 व्यक्तिगत जीवन स्क्रेन का एक बेटा है, जिसका जन्म 2011 में अमेरिका में हुआ था। उन्होंने मां की पहचान का खुलासा नहीं किया है। उनके 3 बच्चे हैं, जैसा कि उनकी अगली फिल्म रेबेल मून के प्रचार के लिए एक साक्षात्कार में पता चला। 32 स्क्रेन 12 साल की उम्र से ग्रीनविच लीजर लिमिटेड के लिए तैराकी कोच रहे हैं। कैलेडोनियन रोड और आर्कवे में अवकाश केंद्रों पर काम करते हैं। 33, 34, 35 डिस्कोग्राफी स्टूडियो एल्बम शीर्षक विवरण द ईट अप रिलीज 2007 लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स प्रारूप सीडी डिजिटल डाउनलोड उनकी 2012 की स्पोर्ट्स फिल्म असवन 1991 में जापान के चिबा में आयोजित विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की सच्ची कहानी पर आधारित थी, जहां उत्तर कोरियाई खिलाड़ी री बनहुई और दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ह्यून जंगहवा ने चीनी टीम को हराया था। बे और सहकलाकार हाजीवोन को ह्यून ने स्वयं प्रशिक्षित किया था और बे ने री की तरह बाएं हाथ से खेलना सीखा। 39, 40, 41, 42, 43, 44 बाद में उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म डूम्सडे बुक में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। 45 बे ने अपना अंग्रेजी भाषा हॉलीवुड डेब्यू क्लाउड एटलस में सोनमी 451 के रूप में किया, जो एक डायस्टोपियन कोरिया का क्लोन है। 46, 47, 48 उन्होंने सिविल वॉर से पहले अमेरिका में एक उन्मूलनवादी की पत्नी टिल्डा इविंग और एक मैक्सिकन महिला की छोटी भूमिकाएं भी निभाईं, जो एक हत्यारे से मिलती है।
द वाचोव्स्की और टॉम टाइकवर द्वारा संनिर्देशित डेविड मिशेल के उपन्यास के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूपांतरण का प्रीमियर 2012 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था, जिसे विभाजनकारी समीक्षा मिली थी। हालांकि आलोचकों द्वारा बे के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी। 49-50 2019 के एक साक्षात्कार में उन्होंने वाचोव्स्की के बारे में कहा, वे मेरी मां की तरह ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनके लिए मेरा सम्मान और विश्वास है। जब उन्होंने क्लाउड एटलस में भाग लेने के लिए मुझसे संपर्क किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। हम पहली बार स्काइप पर मिले थे और मैंने एक डेमो टेप बनाया था जो मैंने उन्हें भेजा था। मेरी अंग्रेजी दक्षता की कमी के बावजूद उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। मेरा मानना है कि उस समय हमारे बीच एक निश्चित समझ विकसित हुई जिसने मुझे उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। सेंस 8 पर उनके लिए धन्यवाद। मुझे ऐसे अवसर मिले हैं जो सभी अभिनेताओं को नहीं मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने काम में जो जुनून लाते हैं उसने हमारे सहयोग को इतना आनंददायक बना दिया है कि उन्होंने मुझे खुद से आगे निकलने के लिए प्रेरित किया है, डर और सीमाओं पर काबू पाने के लिए। 51 कोरिया में वापस बे ने अगली बार 2014 की फिल्म ए गर्ल एट माई डोर में अभिनय किया, जो जुलाई जंग द्वारा निर्देशित और ली चांगडोंग द्वारा निर्मित थी। 52 एक छोटे शहर के पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए जो एक रहस्यमय युवा लड़की को बचाने की कोशिश करता है जिस पर उसे संदेह है कि वह घरेलू हिंसा का शिकार है। बे ने कहा कि वह कहानी और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण भूमिका से इतनी रोमांचित हुई कि उसने बिना भुगतान के फिल्म में अभिनय करने का फैसला किया। स्क्रिप्ट पढ़ने के 3 घंटे बाद 53 फिल्म का प्रीमियर 2014 के कांस फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुआ। 55 और बाद में बे ने अपने प्रदर्शन के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 56, 57, 58 2015 में उन्होंने फिर से वाचोव्स्की के साथ उनके अंतरिक्ष ओपेरा जुपिटर असेंडिंग के लिए काम किया, जिसमें उन्होंने एक इनाम शिकारी के रूप में एक छोटी सहायक भूमिका निभाई। 59, 60, 61, 62, 63 इसके बाद सेंस 8 आया, जो एक अमेरिकी विज्ञान कथा श्रृंखला थी जो वाचोव्स्की द्वारा बनाई गई थी और जे. माइकल स्ट्रेजिंस्की द्वारा सहलिखित थी। दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों और हिस्सों के 8 अजंबियों के बारे में जो एक हिंसक मानसिक दृष्टि साझा करते हैं और अचानक खुद को टेलीपैथिक रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं। सेंस 8 ने 2015 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। 64 इसके बाद बे अपने बड़े भाई वाणिज्यिक निर्देशक बे डुहान द्वारा निर्देशित 90 मिनट की वेब फिल्म में दिखाई दी। रेड कारपेट ड्रीम शीर्षक से यह एक बायोपिक है कि कैसे बे ने एक अभिनेत्री बनने का सपना देखा था जब वह छोटी थी और उसका 20 साल का अभिनय करियर था। 65 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की 20वीं वर्षगांठ के लिए कमीशन किया गया और मैक कॉस्मेटिक्स द्वारा प्रायोजित यह फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ फेसबुक और केबल चैनल CGV पर भी दिखाई गई। 66 बड़े पर्दे पर वापसी करते हुए बे ने सर्वाइवल ड्रामा फिल्म द टनल में हा जंगवू के साथ अभिनय किया। 67 इसके बाद उन्होंने जापानी निर्देशक शुंजी इवई और अभिनेता किम जूह्युक के साथ मिलकर लघु फिल्म चांगो के लेटर के लिए काम किया। 68, 69 बे ने 2017 में क्राइम थ्रिलर स्ट्रेंजर के साथ कोरियाई टीवी स्क्रीन पर वापसी की, जिसमें उन्होंने चो सेउंगवू के चरित्र अभियोजक हवांग सीमोक के विपरीत भावुक लेकिन सहानुभूतिपूर्ण पुलिस अधिकारी लेफ्टिनेंट हान येओजिन की भूमिका निभाई। 70 यह श्रृंखला बेहद सफल रही और इसकी कसी हुई कहानी, मनोरंजक दृश्यों और दमदार प्रदर्शन के कारण इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 71 72 श्रृंखला को 2020 में दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसमें उनके चरित्र को वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। जनवरी 2019 में जून 2018 में बे कोरियाई फिल्म उद्योग के 14 पेशेवरों में से एक थे जिन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 73 उसी वर्ष उन्होंने क्राइम थ्रिलर द ड्रग किंग में अभिनय किया। 74 75 उन्होंने 2019 नेटफ्लिक्स पीरियड जॉम्बी सीरीज किंगडम के दोनों सीजन में भी अभिनय किया। 76 और रोमांस ड्रामा मैट्रिमोनियल कैओस, जो इसी नाम की जापानी टेलीविजन श्रृंखला की रीमेक है। 77 बे ने 2019 में रोमकॉम जेसुइस में एक फ्रेंच भाषी भूमिका में भी अभिनय किया, जिसमें एलेन चबाट के साथ अभिनय किया। उन्हें 2021 नेटफ्लिक्स साइंस-फाई थ्रिलर द साइलेंट सी में गोंग यू, ली मूसेंग और किम सन्यंग के साथ कास्ट किया गया था।
2022 में वह 2 फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर लौटीं, जंग जूरी की नेक्स्ट सोही और हिरोकाजु कोरेडा की ब्रोकर। 3 मार्च 2023 को बे ने गुरमैन स्टोरी एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। 78 उनकी 2012 की स्पोर्ट्स फिल्म असवन 1991 में जापान के चिबा में आयोजित विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की सच्ची कहानी पर आधारित थी, जहां उत्तर कोरियाई खिलाड़ी री बनहुई और दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ह्यून जंगहवा ने चीनी टीम को हराया था। बे और सहकलाकार हाजीवोन को ह्यून ने स्वयं प्रशिक्षित किया था और बे ने री की तरह बाएं हाथ से खेलना सीखा। 39, 40, 41, 42, 43, 44 बाद में उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म डूम्सडे बुक में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। 45 बे ने अपना अंग्रेजी भाषा हॉलीवुड डेब्यू क्लाउड एटलस में सोनमी 451 के रूप में किया, जो एक डायस्टोपियन कोरिया का क्लोन है। 46, 47, 48 उन्होंने सिविल वॉर से पहले अमेरिका में एक उन्मूलनवादी की पत्नी टिल्डा इविंग और एक मैक्सिकन महिला की छोटी भूमिकाएं भी निभाईं, जो एक हत्यारे से मिलती है। द वाचोव्स्की और टॉम टाइकवर द्वारा संनिर्देशित डेविड मिशेल के उपन्यास के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूपांतरण का प्रीमियर 2012 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था, जिसे विभाजनकारी समीक्षा मिली थी, हालांकि आलोचकों द्वारा बे के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी। 49, 50 2019 के एक साक्षात्कार में उन्होंने वाचोव्स्की के बारे में कहा, वे मेरी मां की तरह ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनके लिए मेरा सम्मान और विश्वास है। जब उन्होंने क्लाउड एटलस में भाग लेने के लिए मुझसे संपर्क किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। हम पहली बार स्काइप पर मिले थे और मैंने एक डेमो टेप बनाया था जो मैंने उन्हें भेजा था। मेरी अंग्रेजी दक्षता की कमी के बावजूद उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। मेरा मानना है कि उस समय हमारे बीच एक निश्चित समझ विकसित हुई, जिसने मुझे उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। सेंस 8 पर उनके लिए धन्यवाद। मुझे ऐसे अवसर मिले हैं जो सभी अभिनेताओं को नहीं मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने काम में जो जुनून लाते हैं, उसने हमारे सहयोग को इतना आनंददायक बना दिया है कि उन्होंने मुझे खुद से आगे निकलने के लिए प्रेरित किया है, डर और सीमाओं पर काबू पाने के लिए। 51 कोरिया में वापस बे ने अगली बार 2014 की फिल्म ए गर्ल एट माई डोर में अभिनय किया, जो जुलाई जंग द्वारा निर्देशित और ली चांगडोंग द्वारा निर्मित थी। 52 एक छोटे शहर के पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए, जो एक रहस्यमय युवा लड़की को बचाने की कोशिश करता है जिस पर उसे संदेह है कि वह घरेलू हिंसा का शिकार है। बे ने कहा कि वह कहानी और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण भूमिका से इतनी रोमांचित हुई कि उसने बिना भुगतान के फिल्म में अभिनय करने का फैसला किया। स्क्रिप्ट पढ़ने के 3 घंटे बाद 53 फिल्म का प्रीमियर 2014 के कांस फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुआ। 55 और बाद में बे ने अपने प्रदर्शन के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 56, 57, 58 2015 में उन्होंने फिर से वाचोव्स्की के साथ उनके अंतरिक्ष ओपेरा जुपिटर असेंडिंग के लिए काम किया, जिसमें उन्होंने एक इनाम शिकारी के रूप में एक छोटी सहायक भूमिका निभाई। 59, 60, 61, 62, 63 इसके बाद सेंस 8 आया, जो एक अमेरिकी विज्ञान कथा श्रृंखला थी जो वाचोव्स्की द्वारा बनाई गई थी और जे. माइकल स्ट्रेजिंस्की द्वारा सहलिखित थी। दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों और हिस्सों के 8 अजंबियों के बारे में जो एक हिंसक मानसिक दृष्टि साझा करते हैं और अचानक खुद को टेलीपैथिक रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं। सेंस 8 ने 2015 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। 64 इसके बाद बे अपने बड़े भाई वाणिज्यिक निर्देशक बे डुहान द्वारा निर्देशित 90 मिनट की वेब फिल्म में दिखाई दी। रेड कार्पेट ड्रीम शीर्षक से यह एक बायोपिक है कि कैसे बे ने एक अभिनेत्री बनने का सपना देखा था जब वह छोटी थी और उसका 20 साल का अभिनय करियर था। 65 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की 20वीं वर्षगांठ के लिए कमीशन किया गया और मैक कॉस्मेटिक्स द्वारा प्रायोजित यह फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ फेसबुक और केबल चैनल CGV पर भी दिखाई गई। 66 बड़े पर्दे पर वापसी करते हुए बे ने सर्वाइवल ड्रामा फिल्म द टनल में हा जंगवू के साथ अभिनय किया। 67 इसके बाद उन्होंने जापानी निर्देशक शुंजी इवई और अभिनेता किम जूह्युक के साथ मिलकर लघु फिल्म चांगो के लेटर के लिए काम किया। 68 69 बे ने 2017 में क्राइम थ्रिलर स्ट्रेंजर के साथ कोरियाई टीवी स्क्रीन पर वापसी की, जिसमें उन्होंने चो सेउंगवू के चरित्र अभियोजक वांग सीमोक के विपरीत भावुक लेकिन सहानुभूतिपूर्ण पुलिस अधिकारी लेफ्टिनेंट हान येओजिन की भूमिका निभाई। 70
यह श्रृंखला बेहद सफल रही और इसकी कसी हुई कहानी, मनोरंजक दृश्यों और दमदार प्रदर्शन के कारण इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 71 श्रृंखला को 2020 में दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसमें उनके चरित्र को वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। जनवरी 2019 में जून 2018 में वे कोरियाई फिल्म उद्योग के 14 पेशेवरों में से एक थे जिन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 73 उसी वर्ष उन्होंने क्राइम थ्रिलर द ड्रग किंग में अभिनय किया। 75 उन्होंने 2019 नेटफ्लिक्स पीरियड जॉम्बी सीरीज किंगडम के दोनों सीजन में भी अभिनय किया। 76 और रोमांस ड्रामा मैट्रिमोनियल कैओस, जो इसी नाम की जापानी टेलीविजन श्रृंखला की रीमेक है। 77 बे ने 2019 में रोमकॉम जेसुइस में एक फ्रेंच भाषी भूमिका में भी अभिनय किया, जिसमें एलेन चबाट के साथ अभिनय किया। उन्हें 2021 नेटफ्लिक्स साइंस-फाई थ्रिलर द साइलेंट सी में गोंग यू, ली मूसेंग और किम सन्यंग के साथ कास्ट किया गया था। 2022 में वह 2 फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर लौटीं, जंग जूरी की नेक्स्ट सोही और हिरोकाजु कोरेडा की ब्रोकर। 3 मार्च 2023 को बे ने गुरमैन स्टोरी एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। 78 माइकल हुइसमैन, जन्म 18 जुलाई 1981, एक डच अभिनेता, संगीतकार और गायक गीतकार हैं, जिन्हें डच और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं में उनकी भूमिकाओं के लिए पहचाना जाता है। अम्स्टेलवीन में जन्मे हुइसमैन का संगीत कैरियर डच बैंड फॉन्टेन के लिए गायक और गिटार वादक के रूप में शुरू हुआ, जिसने एकल रिलीज किया और 2000 के दशक की शुरुआत में फिल्म साउंड ट्रैक पर प्रदर्शित किया गया। बैंड विभाजन के बाद उन्होंने एक एकल संगीत कैरियर बनाया, एक एल्बम और एकल जारी किया। उनके अभिनय करियर की शुरुआत डच सोप ओपेरा गोएडे टिजडेन, स्लेक्टे टिजडेन 1998 में भूमिकाओं से हुई। बाद में वह कोस्टा सहित डच फिल्मों में दिखाई दिए। 2001 फिलीन सेज सॉरी 2003 और ब्लैक बुक 2006 और डच टीवी श्रृंखला डी कोअसिस्टेंट 2007 से 10 और ब्लोइडवरवांटेन 2010 में। हुइसमैन को पहला अंतर्राष्ट्रीय अभिनय अनुभव 2006 में मिला, जब उन्होंने ब्रिटिश टीवी श्रृंखला डेलजियल और पास्को में अतिथि भूमिका निभाई। हुइसमैन ने HBO के ट्रेम में खेला और गेम ऑफ थ्रोन्स में डारियो नाहरिस के रूप में एड स्क्रेइन की जगह ली, जो नियमित श्रृंखला में शामिल हुए। उनकी फिल्मोग्राफी में वाइल्ड जैसी फिल्मों में भूमिकाएं शामिल हैं, और उन्होंने द ओटोमन लेफ्टिनेंट और डिस्कवरी चैनल की लघु श्रृंखला हार्ले एंड द डेविडसन में अभिनय किया है। वह द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस 2018, द फ्लाइट अटेंडेंट 2020 में दिखाई दिए और 2022 में उन्होंने ब्लैक ऑप्स मिलिट्री श्रृंखला इको 3 में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन। हुइसमैन का जन्म अम्स्टेलवीन में हुआ था। वह पूर्व पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी डस्टिन हुइसमैन के भाई हैं। 2 हुइसमैन को टेबल टेनिस का शौक है, जिसे वह बचपन से खेलते आ रहे हैं। 3 उनका पालनपोषण यहूदी के रूप में हुआ। 5 हुइसमैन की शादी डच अभिनेत्री तारा एल्डर से हुई है। 6 और उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म 2007 में हुआ था। 7 यह जोड़ा पहले न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना, अमेरिका में रहता था। 6 और अब न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। 3 कैरियर। संगीत कैरियर। हुइसमैन डच बैंड फॉन्टेन में गायक और गिटार वादक थे, जिसे उन्होंने रोलैंड वैन डेर होफ्ड, गाइल्स ट्विंडर, बास वैन गेल्डेरे और डोनी ग्रिफियोन के साथ मिलकर बनाया था। 8 बैंड ने एकल 1+1 2001, स्लेपेलूस 2002 और नीम मिमी 2003 जारी किया। 9 पहला एकल फिल्म कोस्टा के साउंड ट्रैक पर था। 2001 और दूसरा फुल मून पार्टी 2002 के साउंड ट्रैक पर था। दोनों में हुइसमैन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बैंड ने फिल्म लव टू लव 2003 के साउंड ट्रैक के लिए विले के अल्बर्टी के गीत टेलकेंसवियर का एक संस्करण भी रिकॉर्ड किया। 10 2 सदस्यों के बैंड छोड़ने के बाद फॉन्टेन अलग हो गए और हुइसमैन ने अपने दम पर संगीत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 10 हुइसमैन ने एकल कलाकार के रूप में एकल डील वान मिज 2005 और गीफ जे ओवर 2006 और एल्बम लुस्टीज वेरहलेन 2005 जारी किया। 11 हुइसमैन ने अपने एकल कैरियर के बारे में साक्षात्कार में कहा, यह एक नई शुरुआत की तरह महसूस नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी शुरुआत की है, और यह व्यक्तिगत और नज़दीकी है।
साथ ही एल्बम की ध्वनि भी। 10. अभिनय करियर। हुइसमैन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत डच टेलीविजन पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले सोप ओपेरा गोएडे टिजडेन स्लेश्टे टिजडेन में सहायक भूमिका के साथ की, जहां उन्होंने एक 14 वर्षीय मॉडल रोवर की भूमिका निभाई जो अपने नियोक्ताओं पर बाल पोर्नोग्राफी में शामिल होने का आरोप लगाता है। उसके बाद उन्हें टीवी के लिए बनी फिल्मों सूजी क्यू और यूडगेस्लॉटन में कास्ट किया गया। उन्होंने डच फिल्म कोस्टा में सहायक भूमिकाएं निभाईं और वोलेमान दोनों का निर्देशन जोहान निजेनहुइस द्वारा किया गया था और इसका लक्ष्य किशोर आयु वर्ग के दर्शक थे। साथ ही डच पुलिस श्रृंखला स्पैंजन में भी उनकी आवर्ती भूमिका थी। हुइसमैन 2003 में फिलीन सेज सॉरी फिल्म के साथ अग्रणी पुरुष क्षेत्र में चले गए, जो रोनाल्ड गिफर्ट की इसी शीर्षक की पुस्तक का रूपांतरण था। उन्होंने डच टीवी श्रृंखला पर आधारित फिल्म फ्लोरिस में मध्ययुगीन शूरवीर फ्लोरिस के रूप में भी अभिनय किया। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने फुटबॉल कॉमेडी जोहान में प्रमुख भूमिका निभाई, कॉमेडी सीरीज मेडेन वैन डे विट और ड्रामा सीरीज ब्लीडेवरवंतेन के पहले सीजन में अतिथि भूमिकाएं निभाईं और मेडिकल ड्रामा सीरीज डी कोअसिस्टेंट में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने 2006 में पॉल वर्होवेन की फिल्म ज्वार्टबोएक में एक छोटी सहायक भूमिका भी निभाई, जो अब तक की सबसे सफल डच फिल्म बन गई। 12. 2006 में हुइसमैन ने ब्रिटिश टीवी श्रृंखला डेलजेल और पास्को के एक एपिसोड में सहायक भूमिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय अभिनय जगत में अपना पहला कदम रखा। इसके बाद उन्होंने द यंग विक्टोरिया में अर्नेस्ट द्वितीय, ड्यूक ऑफ सैक्स-कोबर्ग और गोथा की भूमिका निभाई और बीबीसी द्वारा निर्मित टीवी नाटक मार्गोट में उन्होंने रुडोल्फ नुरेएव की भूमिका निभाई। इसके बाद वह एचबीओ श्रृंखला ट्रेम के मुख्य कलाकारों में सन्नी के रूप में शामिल हुए, जो एक डच बस्कर है जो कीबोर्ड और गिटार बजाता है। उन्हें डेविस रोगन द्वारा न्यू ऑरलियंस पियानो सिखाया गया था। 13. ट्रेम पर अपने समय के दौरान हुइसमैन ने एपोकैलिप्टिक एक्शन फिल्म वर्ल्ड वॉर जेड में एक छोटी सी सहायक भूमिका भी निभाई और नैशविले में लियाम मैकगिनिस के रूप में बार बार आना शुरू किया। हुइसमैन ने गेम ऑफ थ्रोन्स के चौथे सीजन 2014 के लिए डारियो नाहरिस की भूमिका में अंग्रेजी अभिनेता एड स्केरिन की जगह ली। 14. हुइसमैन को श्रृंखला के 5वें सीजन 2015 के लिए नियमित रूप से श्रृंखला में पदोन्नत किया गया था। 15. हुइसमैन ने ऑर्फन ब्लैक के सीजन 2 और 3 में भी कैल मॉरिसन को चित्रित किया, जो एक कठोर बाहरी व्यक्ति है जो क्लोनों के साथ रास्ता पार करता है। 16. 2014 में हुइसमैन अकादमी पुरस्कार नामांकित जीवनी ड्रामा फिल्म वाइल्ड 17 में दिखाई दिए और चैनल नंबर 5 के द वन दैट आई वांट के विज्ञापन अभियान में अभिनय किया, जिसे बाज लुहरमन द्वारा निर्देशित किया गया था। 18. 2015 में हुइसमैन ने थ्रिलर द इन्विटेशन में सहअभिनय किया। 19. और फंतासी रोमांस फिल्म द एज ऑफ एडलिन में प्रमुख भूमिका निभाई। 2016 में हुइसमैन को युद्धनाटक द ओटोमन लेफ्टिनेंट में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था, जो एक तुर्की अधिकारी हुइसमैन की कहानी बताता है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हेरा हिल्मर द्वारा निभाई गई एक आदर्शवादी अमेरिकी नर्स से प्यार हो जाता है। फिल्म में जोश हार्टनेट और बेन किंग्सले भी हैं। फिल्म को मार्च 2017 में व्यापक रिलीज से पहले दिसंबर 2016 में ऑस्कर क्वालिफाइंग के लिए रिलीज किया गया था। 2021 इसके अलावा 2016 में हुइसमैन ने डिस्कवरी चैनल की सीमित श्रृंखला हार्ले एंड द डेविडसन में वाल्टर डेविडसन की भूमिका निभाई, जिसने हार्ले डेविडसन इंक की मूल कहानी बताई। 22 3 भाग की श्रृंखला का प्रीमियर सितंबर 2016 में हुआ और आलोचकों से उचित निर्दिष्ट समीक्षा प्राप्त की। 23 और स्वयं हार्ले डेविडसन से। 24 हुइसमैन ने थ्रिलर फिल्म 2:22 में अभिनय किया, जो 30 जून 2017 को रिलीज हुई थी। 25 उस वर्ष हुइसमैन को रोमांटिक ड्रामा इर्रेप्लेसेबल यू में मुख्य पुरुष अभिनेता सैम के रूप में चुना गया था। 27 फिल्म में गुगु मबाथारो ने उनके बचपन की प्रेमिका की भूमिका निभाई और बाद में मंगेतर, जिसे टर्मिनल कैंसर का पता चला, और स्टीव कूगन और क्रिस्टोफर वॉकन भी दिखाई दिए। 28 यह फिल्म 16 फरवरी 2018 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके अलावा 2018 में हुइसमैन ने लिली जेम्स के साथ डार्सी एडम्स के रूप में अभिनय किया, जो इसी नाम के 2008 के उपन्यास पर आधारित रोमांटिक ड्रामा द ग्वेर्नसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी में मुख्य भूमिका थी। 29 2018 में हुइसमैन ने नेटफ्लिक्स हॉरर श्रृंखला द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में अभिनय किया, जो शर्ली जैक्सन के 1959 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है।
12 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुआ 10 एपिसोड का नाटक मूल कहानी की एक आधुनिक पुनर्कल्पना है जो अब 7 लोगों के परिवार के बारे में है। हुइसमैन ने सबसे बड़े भाई स्टीवन क्रेन की भूमिका निभाई है, जो अलौकिक पुस्तकों का एक प्रकाशित लेखक बन जाता है, जिसमें हिल हाउस में अपने परिवार के रहने के समय के बारे में एक संस्मरण भी शामिल है। माइक फ्लांगन ने श्रृंखला लिखी, निर्देशित और कार्यकारी निर्मित की। 2019 में हुइसमैन की नेटफ्लिक्स फिल्म द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट में एक इजरायली एजेंट के रूप में मुख्य भूमिका थी। रे फिशर, जन्म 8 सितंबर 1987, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स मीडिया फ्रेंचाइजी में सुपरहीरो विक्टर स्टोन बटा साइबोर्ग के किरदार के लिए जाना जाता है। पहली बार वह फिल्म बैटमैन वर्सेज सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस 2016 में एक कैमियो में दिखाई दिए और फिर जस्टिस लीग फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। 2017 और इसका 2021 निर्देशक का कट। टेलीविजन में उन्होंने क्राइम ड्रामा सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के तीसरे सीजन और सीमित सीरीज वुमेन ऑफ द मूवमेंट में भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने 2022 में नाटक द पियानो लेसन के पुनरुद्धार में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फिशर का जन्म 8 सितंबर 1987 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ था। 1-2 वह लॉनसाइड, न्यू जर्सी में पले बढ़े, जहां उनका पालनपोषण उनकी मां और दादी ने किया। 3 फिशर ने हेडन हाइट्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। 4 इस दौरान उन्होंने सोमरडेल में सिनेमार्क थिएटर के रियायती स्टैंड पर काम किया। 5 फिशर अपने हाई स्कूल के अंग्रेजी और इतिहास शिक्षकों के माध्यम से संगीत थिएटर में शामिल हो गए। 6 उनका पहला मंच प्रदर्शन संगीत में इनटू द वुड्स, हाउ टू सक्सेस इन बिजनेस विदाउट रियली ट्राइंग और गाइज एंड डॉल्स की प्रस्तुतियों में था। 5 फिशर ने अमेरिकन म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक अकादमी में भाग लिया। 7 कैरियर। 2008 में फिशर ने म्यूजिकल अटॉर्नी फॉर द डैम्ड में डॉ. मार्कस ब्लेक की भूमिका निभाई, जिसने ऑफ ब्रॉडवे क्रैन थिएटर में प्रदर्शन किया। 8 अगले वर्ष उन्होंने न्यू जर्सी के मैडिसन, ड्रू यूनिवर्सिटी में न्यू जर्सी के शेक्सपियर थिएटर में विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में अभिनय किया। 9 फिशर ने 2010 में विल पावर के नाटक फेच क्ले मेक मैन के मैककार्टर थिएटर सेंटर प्रोडक्शन में एक छोटी भूमिका निभाई। 10 उन्होंने न्यू जर्सी के शेक्सपियर थिएटर के हिस्से के रूप में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने टू किल अ मॉकिंगबर्ड नाटक के निर्माण में अभिनय किया। 11-12 उन्होंने ओरेगॉन शेक्सपियर फेस्टिवल में किंग लियर और सिम्बेलिन नाटकों की प्रस्तुतियों में भी प्रदर्शन किया। 11 फिशर ने 2013 में न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क थिएटर वर्कशॉप में नाटक फेच क्ले मेक मैन के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में बॉक्सर मोहम्मद अली की भूमिका निभाई, जिसमें 20 पाउंड की मांसपेशियां बढ़ी और 193 पाउंड से 212 पाउंड तक पहुंच गया। 13 भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंच प्रेस, कर्ल, स्क्वैट्स, बछड़े को उठाना पड़ा और एक नए शरीर की आदत डालनी पड़ी। 14 फिशर ने 2016 की सुपरहीरो फिल्म बैटमैन वर्सेज सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में सुपरहीरो विक्टर स्टोन बटा साइबोर्ग के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई थी। 15 यह किरदार डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स मीडिया फ्रेंचाइज का पहला अश्वेत सुपरहीरो था। 3 उन्होंने जस्टिस लीग 2017 में एक कलाकारों की टुकड़ी के हिस्से के रूप में भूमिका दोहराई। 3 जिसे फी की समीक्षा मिली और असफल नाटकीय प्रदर्शन हुआ। 16 2020 में फिशर ने जस्टिस लीग के फिल्मांकन के दौरान निर्देशक जॉस वेहडन पर अपमानजनक और गैरपेशेवर व्यवहार का आरोप लगाया। 17 उन्होंने डीसी फिल्म्स के कार्यकारी वाल्टर हमादा को सबसे खतरनाक प्रकार का समर्थक भी कहा और कहा कि वह दिसंबर 2020 में हमादा से जुड़े किसी भी प्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे। 18 जबकि वह इसमें दिखाई देने वाले थे। फिल्म द फ्लैश में फिशर ने जनवरी 2021 में कहा कि हमादा की संलिप्तता के कारण उन्हें फिल्म से हटा दिया गया है। 19 उन्होंने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में साइबोर्ग की भूमिका दोहराई, जो 2021 में जस्टिस लीग का निर्देशक है। 20 फिशर ने अक्टूबर 2020 में कट के लिए नए फुटेज के फिल्मांकन में भाग लिया। 21 कट की समीक्षा करते हुए आईजीएन के टॉम जोर्गेंसन ने फिशर के सूक्ष्म और रंगीन चित्रण पर प्रकाश डाला और वॉक्स के एलेक्स अबाद सैंटोस ने क्रोध और भेद्यता के मिश्रण की प्रशंसा की। उनके प्रदर्शन में 22-23 फिशर ने एंथोलॉजी क्राइम ड्रामा सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के तीसरे सीजन में अभिनय किया, जो 2019 में HBO पर प्रसारित हुआ। 24
उन्होंने 2022 एबीसी सीमित श्रृंखला वुमेन ऑफ द मूवमेंट में कार्यकर्ता मैमी टिलमोबली के पति जीन मोबली की भूमिका निभाई। 25 उसी वर्ष उन्होंने ऑगस्ट विल्सन के नाटक द पियानो लेसन के पुनरुद्धार में लिमोन के रूप में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। 26 जिसके लिए उन्हें नाटक में उत्कृष्ट फीचर्ड अभिनेता के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 27 वह नाटक के फिल्म रूपांतरण में भूमिका को दोबारा निभाने के लिए तैयार है। 28 फिशर ने 2023 की फंतासी फिल्म रिबेल मून में डेरियन ब्लडैक्स नाम के एक योद्धा की भूमिका निभाई। जस्टिस लीग पर एक साथ काम करने के बाद जैक स्नाइडर के साथ फिर से काम किया, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन किया था। 29 दोस्तों 12-31 अप्रैल 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स में से कुछ थिएटरों में लॉन्च किया गया था और इसके बाद 19 अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज़ कर दिया है और 112 मिनट टोटल इस मूवी की रनिंग लेंथ है। साथ ही साथ इसे इंग्लिश के अंदर एक तरह से मेन बेस लैंग्वेज में बनाया गया है। मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो 166 मिलियन का इसका टोटल बजट है पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर। जी हाँ दोस्तों, इतने भारी भरकम बजट के साथ इसे OTT पर उतारा गया था और ये हिट भी है। बाकी अब ये ट्रेंडिंग पर जाने वाली है। नेटफ्लिक्स द्वारा पार्ट 1 भी कई दिनों तक ट्रेंडिंग पर रहा था। तो यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।